वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निशांत। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक था द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो जो नेशनल फीलिंग थी उसको फैलाने में ये रोमांटिक इमेजिनेशन ने कैसे लोगों को फ़ायदा दिया। तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जिनका रहा था उन फिलोसोफर का नाम था जॉन गॉटफ्रीड। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग होते हैं एक कंट्री में जिसमें लिटरेट भी होते हैं इलिटरेट भी होते हैं। तो सिर्फ प्रिंट मीडिया या फिर आप लिख कर मैसेज पहुंचा कर आप नेशनलिज्म की भावना नहीं फैला सकते। और कुछ भी अगर आप मैसेज देते हैं उसके पीछे अगर साइंस लगाते हैं कि ये कैसे हुआ क्या हुआ, तो ये इतना आसान नहीं होता इलिटरेट पर्सन्स के लिए कि वो उसे समझ सके और जान सके। इसीलिए जोहन गॉटफ्रीड ने वहाँ के लोकगीत, फोल्क सॉन्ग्स, फोल्क पोएट्री, फोल्क डांसेस का इस्तेमाल किया ताकि ये जो नेशनल फीलिंग की भावना है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सके। यानी उनका जो कल्चर है उन्हीं कल्चर का यूज़ करके, वही इमोशंस का यूज़ करके, मिस्टिकल फीलिंग्स उनके अंदर जगा के कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है बुराई पर, नेशनल फीलिंग बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो बहुत सारे जो यूरोप में जितने सारे बहुत सारे कंट्रीज़ थे वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। अचानक से पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई सबके लिए, क्योंकि सबको जॉब नहीं मिल पा रहा था पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। तो जितने भी लोग रूरल एरियाज़ में थे वो लोग सिटीज़ आने लगे और सिटीज़ आने के कारण वो लोग स्लम्स में रहते थे और उस स्लम्स में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था। फिर उसी साल में क्या हुआ, जो फूड प्राइसेस थे वो बेड हार्वेस्ट के कारण बढ़ गए थे और उस दिन खेती भी बहुत ख़राब हुई थी। ठीक है। तो फिर 1848 जो पेरिस की पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि वो लोग रोड्स में निकलकर लास्ट में नेशनल असेंबली के लिए रिवॉल्ट करने लगे। फिर वही 1845 में जो सिल्सिया के वेवर्स थे उन्होंने भी रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट देखने वाले हैं 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है लिबरल्स कौन थे, मिडिल क्लास वाले, जो मैंने पहले ही बताया। तो इनका जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ये कैसे हुआ था। तो रेवोल्यूशन जो एडुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग थे ये लोग एक साथ मिलकर लोगों के बीच नेशनल यूनिफिकेशन लाने की कोशिश की, यानी सबको एकजुट लाने का ये लोगों ने कोशिश किया और रेवोल्यूशन किया एक साथ मिलकर। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किया, जिसमें वो लोग इन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, लोगों को गैदर किया और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को उन्होंने चुना और उन्होंने कुछ अपने शर्तें ड्राफ्ट किया, अपने शर्तें को ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और वो उसको राजा को दिया कि आपको ये मांग पूरी करनी चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। लेकिन जो प्रशिया के राजा थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और दूसरे राजा के साथ मिल गए इसे मतलब जो रेवोल्यूशन इनके द्वारा हो रहा था उनको सप्रेस करने में। तो फोर्स के द्वारा जो मोनार्क्स लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको शुरुआत में सबको सप्रेस तो कर दिया, लेकिन उन्होंने सोचा ये जो बार बार ये लोग रेवोल्यूशन कर रहे ये ऐसे शांत नहीं होने वाला है, हमें मतलब इनकी कुछ तो मांगे पूरी करनी होगी तो शायद शांत हो जाए। तो इसीलिए ये ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स ने कुछ चेंजेस लाए थे, जैसे कि सर्वडम, बॉन्डेड लेबर्स, ये सबको वो उन्होंने बंद कर दिया था। ठीक है। और वही हंगेरियंस को भी ज़्यादा ऑटोनॉमी देने का उन्होंने वादा किया। नेक्स्ट है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली।
अब ये जर्मनी और इटली बना कैसे, मैंने पहले ही बताया था, यूरोप में पहले कोई जर्मनी या इटली नाम का कोई ऐसा कंट्री था नहीं। जितने भी जगह थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए थे, हर जगह का अलग अलग राजा था। जो आजकल हम लोग जर्मनी देखते हैं, इटली देखते हैं, ये पहले नहीं था। तो ये आखिर जर्मनी बना कैसे या इटली बना कैसे, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ जिसका था उनका नाम है ओटो वन बिस्मार्क। उन्होंने प्रशियन आर्मी के हेल्प से पर्सनल आर्मी के हेल्प से ये यूनिफिकेशन मुमकिन किया, यानी ये जर्मनी को सबको छोटे छोटे भाग को एक साथ लाने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। पर्शियन आर्मी के साथ इन्होंने 3 वार लड़े 7 साल में, जिसमें प्रुशिया ने जीत पाया। और ये मैं बता देता हूँ ये 3 वार किसके किसके साथ लड़ा गया था। तो ये 3 वार था ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के बीच। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से प्रुशिया ने लड़ा और तीनों बार इन्होंने जीता था। ठीक है, तो कैशियम विलियम वन जो थे, जो जर्मन एम्पायर के नए हेड बने उसके बाद। और नेक्स्ट हमारा इटली। इटली भी जर्मनी की तरह बहुत सारे स्टेट्स में बटा हुआ था। इटली में 7 स्टेट्स थे, जिसमें सर्डेनिया, पिडमोंट ही इटालियन प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, 7 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिसमें सिर्फ सर्डेनिया, पिडमोंट ही जो इटालियन प्रिंसली स्टेट कहलाता था, अब बाकी सब अलग अलग थे। तो इटली का भी यूनिफिकेशन इतना आसान नहीं रहा, इसमें भी बहुत लोगों का हाथ रहा, जैसे कि गुसिप मैज़िनी, फिर चीफ मिनिस्टर गुसिप गारबाल्डी। गुसिप मैज़िनी ने को सबसे पहली बात तो गुसिप मैज़िनी ने स्टार्ट किया यूनिफिकेशन करना, पर उनको एग्जाइल कर दिया गया था। लेकिन इनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा। इन्होंने ही यंग इटली और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जिसने बहुत मदद किया। और ये थे गुसिप गारबाल्डी, जिन्होंने मिलिट्री फोर्स के द्वारा इटली को यूनिफिकेशन दिलाया। ठीक है, और इटली यूनिफाइड होने के बाद विक्टर इमैनुअल II वहाँ के राजा बने। अब इन सब के बीच अब ये स्ट्रेंज केस क्या हो रहा था ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में उस समय हम लोग जो ब्रिटेन का जो नाम लेते हैं, उस समय कोई भी ऐसा कोई ब्रिटेन नेशन था नहीं 18th सेंचुरी तक। उस समय 3 मेन ग्रुप्स हुआ करते थे, जैसे जिसको मिलाकर ब्रिटेन बनाया गया है, जैसे इंग्लैंड, इंग्लिश बोलने वाले, वेल्स बोलने वाले और स्कॉट बोलने वाले। ठीक है, तो इंग्लिश नेशन जो था वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगा था और बहुत ज़्यादा उसमें पावर में भी बढ़ने लगा था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले ही आ चुका था। मैंने पहले ही बताया, इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था। तो वहाँ के लोग क्या होने लगे, रिच होने लगे, उनका पावर भी बढ़ने लगा था, जिसके कारण इंग्लिश डोमिनेंस उस एरिया में ज़्यादा होने लगा। तो इंग्लिश पार्लियामेंट क्या किया, मोनार्की के रूल को सबसे पहले बंद किया। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 हुआ, जिसमें यूनाइटेड किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। ठीक है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन स्कॉटलैंड को अपने अंडर ले लिया गया था इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों एक साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने थे। लेकिन इंग्लैंड के लोग क्या थे, धीरे धीरे स्कॉटलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाए हुए थे। उनके जितने भी कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सिस्टमेटिकली वो लोग सप्रेस कर रहे थे, जिसके कारण जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे वो लोग अपना लैंग्वेज ही खो दिए थे बोलना, और धीरे धीरे जो इंग्लिश लैंग्वेज था उससे भी इम्पोज किया जा रहा था। ठीक है, और वही 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड को भी सेम इसी तरह स्कॉटलैंड की तरह फोर्सिबली अपने अंडर ले लिया गया ब्रिटिश नेशन में। उसके बाद सब नेक्स्ट है हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन। ठीक है, तो हमारे नेशन को हम लोग कैसे विजुअलाइज करते हैं। तो जैसे कि मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया में पहले ही पढ़ाया था, हम लोग अपने नेशन को किस तरह देखते हैं। जैसे कि हमारा नेशन भारत माता का जैसे हम लोग का पेंटिंग है, तो हम लोग अपने नेशन को किस तरह देखते हैं कि ये हमारी माता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी
ये लोग अपने नेशन को इसी तरह विजुअलाइज करते थे। तो नेशंस को पोर्ट्रे किया जाता था फीमेल फिगर की तरह, जैसे हम लोग को पता है एग्जाम्पल हम लोग बहुत ही अच्छा देख सकते हैं, जैसे भारत माता हो गया, तो इनका भी ऐसा ही था। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने बनाया था, जैसे हम लोग पहले ही देखा है क्लास 9 में, उसी तरह, जिसका नाम है मैरियनी। तो ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स को भी यूज़ किया गया था कि हम लोग जितने भी नेशनलिज्म का भावना लोगों के बीच में फैला सके। जैसे एग्जांपल में लेते हैं तो ब्रोकन चेन्स हो गए, फिर फ्लैग हो गए, जैसे कि नेशनलिज्म इंडिया में भी था, फ्लैग को दर्शाया जाता था, फिर बहुत सारे कुछ थे जिससे कि नेशनलिज्म का भावना झलकता था। तो यहाँ पे भी वो सबको यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। तो जो बाल्कन लोग थे, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म पहले तो समझ लेते हैं क्या होता है। तो नेशनलिज्म जो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि नेशनलिज्म मतलब एक देश की भावना, कि हमारा एक देश है, हम यहाँ के सिटीजन हैं, एक देश की को देखना, देशभक्ति की भावना। और इम्पेरियलिज्म वही उल्टा होता है। उल्टा इन सेंस जैसे कि हमारा एक देश है और यही देश जो है वो मिलिट्री फोर्स से और ज़्यादा से ज़्यादा अदर कंट्रीज़ के एरिया को क्या कर रहा है, कॉलोनाइज्ड कर रहा है, अपने अंडर लिए जा रहा है और अपना एरिया को बढ़ाते जा रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेरियलिज्म। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो यूरोप में क्या हो रहा था, यूरोप में बाल्कन्स जो मॉडर्न डे अगर हम लोग अभी मैप में देखेंगे तो क्या है, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनेग्रो, ये लोग अभी इसमें आते हैं। उस समय वो बाल्कन रीजन था। तो बाल्कन रीजन में जो डिफरेंट डिफरेंट किंग्स थे, डिफरेंट डिफरेंट लोग थे, तो वो किंग्स क्या चाहते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह को एक्वायर करना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना पावर को बढ़ाना चाहते थे। पर ऐसा क्यों, क्योंकि बाल्कन जो रीजन था वहाँ पे बहुत ज़्यादा एथनिक वेरिएशंस थे, कि वहाँ डिफरेंट लैंग्वेज सब कोई बोलते थे, कोई कुछ लैंग्वेज बोलता था, कोई कुछ लैंग्वेज बोलता था। ठीक है, तो जो आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म जिसका मैंने बात किया वो उस रीजन में बहुत ही ज़्यादा काम करता था, क्योंकि वहाँ सबका लैंग्वेज अलग था। तो जो फोल्क स्टोरीज़ ये सब का इस्तेमाल किया जाता था तो वो उन्हीं के भाषा में होता था और वो लोग उसको बहुत अच्छे से समझते थे, जिसके कारण उनके अंदर ये देशभक्ति की भावना ज़्यादा फैलती थी। लेकिन जो बाल्कन स्टेट्स के लोग थे, जो वहाँ के राजा थे, वो एक दूसरे से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जलते थे और चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी वो लोग हड़प ले, जिसके कारण उनके बीच लड़ाइयाँ भी बहुत सारा हुई और यूरोपियन पावर्स भी इसी ताक में थे कि वो लोग भी इस एरिया को कंट्रोल कर लें। इसी के कारण क्या होता है, बहुत सारे लड़ाइयाँ होती है और फर्स्ट वर्ल्ड वार का इमरजेंस होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कहीं भी कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये एक क्विक रिवीजन था, इसीलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं गया हूँ, जस्ट सिंपल से जल्दी जल्दी से समझाते चला गया हूँ। मैं इसका एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें पूरा चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करके डालूँगा। थैंक यू।